तो बीजेपी 400 का जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा रही है। हम बाकायदा इसके लिए आपको तस्वीरें जरा दिखा दें। इन तस्वीरों के जरिए जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने चलिए रख देते हैं जल्दी से। 400 पार का मिशन पूरा करने के लिए किस तरह से पूरी ताकत लगाई जा रही है ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को साधने की कोशिश की जा रही है। 5 साल बाद बीजेपी और सुबह सपा साथ आए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम आपको बात बता रहे हैं। आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गई है। पहले इंडी गठबंधन में थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही अब गठबंधन रह गया है, जो बहुत इफेक्टिव होता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हाथ मिलाना 2019 के चुनावों में तो बेकार रहा था। 24 में क्या कर लेंगे ये समझने वाली बात है, क्योंकि अब तो अलग अलग रास्ते पर भी हैं। बीजेपी के सामने सपा और कांग्रेस का गठबंधन है 24 के चुनाव में, और इनके लिए टक्कर देना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब यूपी और बिहार जुड़ते हैं तो 120 का आंकड़ा होता है, और 543 में 120 बहुत डोमिनेटिंग नंबर है। और 400 जब आपको चाहिए तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा अगर इन दो प्रदेशों को साथ लिया जाए। बिहार का अगर हम आपको सूरत हाल बताएं, 2014 में देखिए एनडीए गठबंधन, तब जेडीयू नहीं था साथ था, तब नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, क्योंकि ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। उस समय के माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को जब कैंडिडेट घोषित किया गया था तभी से नाराज हो गए थे। उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था, एनडीए से अलग हो गए थे। तब 31 सीटें जीती। 2019 में जेडीयू साथ आ गई थी, दोबारा साथ आ गए थे नीतीश कुमार, और तब 39 सीटें जीती थी। और 2024 में अब जेडीयू भी साथ है, तो क्या एक बार फिर 40 अब चाहिए? 39 से भी बात नहीं बनेगी, ये सवाल बना हुआ है। उसके लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। जोर आजमाइश कैसे की जा रही है, जरा हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आप देखिए और जरा समझिए, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं उसमें पूरी ताकत लगाई जा रही। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में कैबिनेट विस्तार हो गया है, और यह विस्तार ऐसे ही नहीं हुआ है। हर समीकरण को ध्यान में रख के, चुनावी गणित को बैठाते हुए, हर जाति को खुश करते हुए तब इसे विस्तार का रूप दिया गया है, क्योंकि चुनाव में हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कदम इस लिहाज से ही चल रहा है कि कैसे कैसे एक एक चीज पर ध्यान रखा जाए। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा आंकड़ा सेट किया गया है, इसमें जरा आपको बताएं कि जाति वाला दांव कैसे खेला गया है। चलिए, अब आपके सामने ग्राफिक्स हम रख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। आप देखिए, रेणु देवी पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, नौनिया जाति से आती हैं, और 1.91 इनका भागीदारी का जातीय समीकरण में इनकी भागीदारी है। अगली तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। चलिए, मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और 3.65% जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें मौका दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम नीरज सिंह बबलू की, राजपूत समाज से आते हैं, 3.45%। इन्हें भी बीजेपी के कोटे से जो चेहरे हैं पहले वो हम आपको बता रहे हैं। और नीतीश मिश्रा पंडित, ये भी ब्राह्मण ही हैं, और बीजेपी के इनको आगे रखा गया है। 3.6% इनका आंकड़ा है। इसके अलावा नितिन नवीन पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, 0.60% यानी कायस्थों को साधने की यहाँ पर कोशिश। वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। हालांकि अभी क्या इन्हें वो दिया जाएगा, अलॉटमेंट किस मंत्रालय का होता है, देखने वाली बात होगी। हरी सैनी की बात करें तो मल्ला जाति से आते हैं, 2.60% वोट है। ऐसे में ये भी राज्य में ध्यान रखा गया है कि इनकी भी नुमाइंदगी हो। अशोक चौधरी की बात कर लें, अशोक चौधरी दलित पासी समाज से आते हैं, 0.9% भागीदारी है जाति समीकरण के लिहाज से। लेसी सिंह की बात कर लें, राजपूत जाति से आती हैं, 3.45%। जेडीयू के भी चेहरे क्योंकि शामिल किए गए हैं इस बार। और अगर मदन सैनी की बात कर लें, मल्ला जाति से आते हैं, 2.60% इनकी भागीदारी है। तो अब आप ये समझिए, बिहार में जो विस्तार हुआ है उसमें जो अंक गणित था ये हमने आपको बताया। लेकिन आपको याद होगा 5 मार्च को यूपी में भी कैबिनेट विस्तार हुआ था, और तब भी हर समीकरण को ध्यान रखा गया था। क्यों वैसा कह रहे हैं, जरा जानकारी देख लीजिए। सुनील शर्मा को आप देख रहे हैं, सुनील शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ऐसे में यूपी की जो ब्राह्मण जाति है वो वोटों की चाबी इनके जरिए मिलती दिखाई दे रही है। दारा सिंह चौहान ये आते हैं नौनिया जाति से, यूपी के नौनिया वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए इन्हें यहाँ पर मौका दिया गया है। अनिल कुमार की बात करें, आरएलडी क्योंकि अभी अभी एनडीए का हिस्सा बनी है, इन्हें मौका दिया गया, दलित समाज से आते हैं,
27 सीटों पर आरएलडी का पूरा प्रभाव है, उसको भुनाने की यहाँ कोशिश है। ओपी राजभर सुबह सपा से आपको पता है काफी चर्चित चेहरे हैं। पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव है, उन्हें साधने की कोशिश में राजभर को जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में तो हर चीज, हर कदम राजनीति में सोच समझ के रखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझती भी है और इंप्लीमेंट भी करती है। और यही वजह है कि छोटे से छोटा चुनाव हो उसको लेकर भी बहुत गंभीर भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और यही वजह कि विस्तार भी जो हो रहा है, जातीय जो समीकरण है उन्हें साधते हुए रणनीतिगत तरीके से हो रहा है। इसका कितना असर 24 में पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने 40 की 40 सीटों का समीकरण साध लिया है। बिहार की नई कैबिनेट में कुल 21 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी से 12 मंत्री जबकि जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने हैं। बिहार की नई कैबिनेट में ऐसा जाति समीकरण सेट किया गया है जिससे हर जाति वर्ग को साध कर 40 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जा सके। बिहार की नई कैबिनेट में सवर्ण कोटे से 6, दलित कोटे से 6, अति पिछड़ा वर्ग के 4, पिछड़ा वर्ग के 4 और 1 मुस्लिम मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने बिहार के अलावा यूपी में भी कैबिनेट विस्तार किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नए चेहरों पर दांव चला है। इसके अलावा हरियाणा में भी खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम की कमान दी गई है, जिससे देश में 400 सीटों का आंकड़ा पार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिशन 400 पार पूरा करने के लिए कैसे कोशिशें हो रही, जरा 4 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां धुआंधार रैलियां प्रधानमंत्री की चल रही हैं। आज भी वो दक्षिण गए हुए हैं, वहां पर वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच पहुंचना ही प्रधानमंत्री का अपने आप में मैसेज देता है कि प्रधानमंत्री हर इलाके के बारे में, चाहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी इलाका हो उसके बारे में सोच रहे हैं। योगी भी धाकड़ अंदाज में नजर आ रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में हर जगह जहां पहुंच रहे हैं वहीं वो बता भी रहे हैं कि यूपी में योगी राज में कितना कुछ बदला है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बिहार कैबिनेट की देख रहे हैं। और बिहार में क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है तो प्रतिनिधित्व भी है, मौके भी हैं, ये भी बिहार से बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन जरा आपको बता देते हैं वोटर्स का जो डेटा है वो क्या कहता है। इस बार संभावनाएं सभी के लिए हैं, जो इंडी गठबंधन है उसके लिए भी है, लेकिन कितना वो साध पाते हैं ये बड़ी बात है। जरा डाटा बता देते हैं, इंडी गठबंधन भी देख ले और एनडीए भी देख ले। देखिए ये जो तस्वीर है ये आपके सामने हम इसीलिए रख रहे हैं। कुल वोटर्स की संख्या देखिए 2019 में कितनी थी, 89.6 करोड़। इस बार बहुत बढ़ा था, 96.88 करोड़ वोटर्स हैं। ये टारगेट है, ये टारगेट बड़ा हो गया है। अब 2019 में 46.5 करोड़ पुरुष वोटर्स थे, इस बार 49.7 करोड़ वोटर्स हैं। यहाँ भी 3 करोड़ की करीब बढ़ोतरी हुई है। 2019 में महिला वोटर्स की बात करें, महिला वोटर्स पर बहुत फोकस है सभी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो। 43.1 करोड़ थी उस वक्त आबादी और अब 47.1 करोड़ वोटर्स हैं, महिला वोटर्स, जिन पे खास फोकस है। और फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनको लेकर उत्साह रहता है क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो अपने दिमाग से चलकर अपनी उम्मीदों के हिसाब से वोट करने वाले हैं। 2019 में करीब 1.5 करोड़ थे, इस बार 1.85 करोड़ वोटर्स हैं। तो समझिए चुनावी रणभेरी जो बजी है, ये जो टारगेट वोटर्स है वो पूरी तरह से अब हमने आपके सामने आंकड़ों के जरिए आपको बता दिया है। और कल चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कल भी लेकर आएंगे आपके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट इंडियन पॉलिटिकल लीग में अंदर की खबर में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।